Assalamu alaikum. Dear students, I am Muhammad Ishfaq Khan, your computer science teacher, and with lecture number 6. As you know that in our previous lecture, means in lecture number 5, we are discussing about operating system functions. As I told you in our previous lecture that the functions of operating system are number 1, process management, number 2, memory management, number 3, file management, number 4, IO management means input and output management, number 5, secondary storage management, number 6, network management, number 7, protection system, and last one is command interpreter. Clear? As you know that in our previous lecture we had discussed the first four types of operating system functions, which I had highlighted here. Now in today's lecture we will discuss the next four functions of operating system, which are secondary storage management, number 2 network management, number 3 protection system, and last one is command interpreter. So please open your book, पेज नंबर 17. जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस फ्री स्पेस एंड स्टोरेज एलोकेशन ऑफ यूजर प्रोग्राम्स एंड डेटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. यानी इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा होता है. मींस कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक यूँ समझ लें कि एक छोटा सा प्रोग्राम होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम का ही छोटा सा सब प्रोग्राम होता है और इसका काम क्या होता है कि आपकी जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उनके अंदर फ्री स्पेस को मैनेज करना, और साथ ही साथ अगर आप कोई प्रोग्राम या कोई फाइल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर सेव करना चाह रहे हैं तो उनको स्टोरेज एलोकेट करना, यानी स्टोरेज देना, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है कि प्रोग्राम ए इज़ रेडी टू बी स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क. ठीक है. अच्छा, इस एग्जांपल को समझने से पहले ये चीज़ देख लें कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस आपके पास आती हैं. इसमें आपके पास हार्ड डिस्क आती है, इसमें आपके पास यूएसबी आती है. ठीक है, और इसके अलावा आपके पास सीडीज़, डीवीडीज़. ठीक है, और ये डिवाइसेस जो हैं ये आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की कैटेगरी में फॉल करती हैं. ठीक है. नाउ कम बैक टू एग्जांपल. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोग्राम ए इज़ रेडी टू बी स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क. यानी लेट सपोज आप एग्जांपल ले लें कि आपके पास एक प्रोग्राम है जिसका नाम ए है. ठीक है, और वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होने जा रहा है. Now OS will look for any free space in the hard disk and assign proper address to it. ठीक है, यानी अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हिस्सा है ना सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट वाला, वो क्या करेगा कि वो आप जिस प्रोग्राम को यानी मींस प्रोग्राम ए को स्टोर करने जा रहे हैं हार्ड डिस्क के ऊपर, उसके लिए हार्ड डिस्क के ऊपर फ्री स्पेस देखेगा. ठीक है, अगर उसको वो फ्री स्पेस मिलती है तो वो उसको हार्ड डिस्क के ऊपर सेव कर लेगा और उसको एक प्रॉपर एड्रेस जो होगा वो उसको असाइन कर देगा. अब स्पेस इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कि अगर आपके हार्ड डिस्क में स्पेस अवेलेबल नहीं है तो OS विल प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एम्प्टी सम स्पेस. तो फिर आप देखते हैं कि OS जो होता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपको प्रॉम्प्ट करता है, यानी आपको बताता है कि हार्ड डिस्क में एम्प्टी स्पेस नहीं है, यानी कि कुछ फाइल्स डिलीट करें ताकि इस प्रोग्राम को सेव किया जा सके. तो ये था आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट. नेक्स्ट आपके पास आ रहा है नेटवर्क मैनेजमेंट. व्हाट इज मेंट बाय नेटवर्क मैनेजमेंट? कहते हैं कि नेटवर्क मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ अ नेटवर्क. नेटवर्क से मुराद क्या है? सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लें. नेटवर्क से मुराद ये है कि जब आप अपने कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं. ठीक है, नेटवर्क इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. यानी नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स
मुख्तलिफ लिंक्स की मदद से यानी वायर्स की मदद से या सैटेलाइट्स की मदद से आप इसमें जुड़े हुए होते हैं। जो इंटरनेट है आपके पास ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यूँ समझ लें कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नेटवर्क मैनेजमेंट वाला हिस्सा है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ये मॉनिटर करता है और मैनेज करता है, यानी देखता रहता है और साथ ही साथ मैनेज भी करता है तमाम नेटवर्क रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी रिसोर्सेज में कंप्यूटर्स भी आते हैं, लिंक्स भी आते हैं, प्रिंटर्स भी आते हैं, ठीक है। इट अलाउज टू क्रिएट यूज़र ग्रुप्स एंड असाइन प्रिविलेजेस टू देम, यानी इसी जो नेटवर्क मैनेजमेंट का जो हिस्सा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसी की बदौलत आप इस काबिल होते हैं कि आप नेटवर्क में ग्रुप्स बना सकते हैं और मुख्तलिफ यूज़र्स को मुख्तलिफ प्रिविलेजेस यानी इजाज़तें या मुख्तलिफ राइट्स जो होती हैं या हकूक़ जो होते हैं वो उनको असाइन कर सकते हैं। एट शेयर द नेटवर्क रिसोर्सेज अमंग यूज़र्स, यानी अगर फॉर एग्जांपल यूँ समझ लें कि आपने कंप्यूटर लैब के अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है तमाम कंप्यूटर्स का, ठीक है। तो उस नेटवर्क के अंदर अगर आप नेटवर्क के रिसोर्सेज को यूज़र्स के दरमियान शेयर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंटर एक है और यूज़र 17 है, तो प्रिंटर को अगर आप नेटवर्क के थ्रू तमाम यूज़र्स के साथ शेयर करेंगे, ठीक है, तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो हिस्सा है नेटवर्क मैनेजमेंट वाला, इसकी बदौलत आप इस काबिल होंगे कि आप उस प्रिंटर को अपने नेटवर्क में तमाम यूज़र्स के साथ शेयर कर सकेंगे। एंड डिटेक्ट्स एंड फिक्सेस नेटवर्क प्रॉब्लम्स, और इसके अलावा नेटवर्क मैनेजमेंट का एक और काम भी होता है, यानी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है इसकी कि अगर खुदा न खास्ता आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना और उसको फिक्स करने में आपकी मदद करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क मैनेजमेंट की। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास प्रोटेक्शन सिस्टम। प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ठीक है, कि जो पासवर्ड्स वगैरह आप लोग लगाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर उसको हम यानी प्रोटेक्शन कहा जाता है, और इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ कॉल्ड एज प्रोटेक्शन सिस्टम। कहते हैं कि प्रोटेक्शन सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंश्योर्स दैट ईच रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिविलेजेस गिवन टू द यूज़र बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। यानी प्रोटेक्शन सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा होता है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि कंप्यूटर सिस्टम के तमाम रिसोर्सेज को यूज़र्स अपने अपने राइट्स के मुताबिक या अपनी अपनी प्रिविलेजेस के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको वो राइट्स या वो प्रिविलेजेस कौन देता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर देता है। इसकी एग्जांपल यूँ ले लें कि फॉर एग्जांपल आपने एक नेटवर्क क्रिएट किया है, ठीक है, और उस नेटवर्क में आपने एक पहली बात यह है कि उस नेटवर्क में जो भी यूज़र आता है उसको आप यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, ठीक है। अगर वो यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करता है तो तभी वो नेटवर्क तक रसाई हासिल करता है। अगर वो इंटर नहीं करता या गलत इंटर करता है तो ही वुड नॉट बी एबल टू एक्सेस नेटवर्क, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पहली प्रिविलेज आ गई है, आपके पास इजाज़त आ गई है कि जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ है यूज़र को, अगर वो एंटर करेगा तो वो नेटवर्क तक रसाई हासिल करेगा। फिर उसके बाद जब वो नेटवर्क तक रसाई हासिल है, अब नेटवर्क में आपने क्या करना होता है कि कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो तमाम यूज़र्स के साथ शेयर करनी होती हैं और कुछ वो आपने किसी एक या दो यूज़र्स के साथ शेयर नहीं करनी होती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर की एग्जांपल ले लें कि अगर आपने प्रिंटर एक मखसूस यूज़र है उसके साथ शेयर नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, आप चूँकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप अपने नेटवर्क में उस यूज़र को ये प्रिविलेज नहीं देंगे कि वो प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकें। तो इट क्रिएट्स अकाउंट फॉर ईच यूज़र्स एंड गिव प्रिविलेजेस टू प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ द सिस्टम। यानी प्रोटेक्शन सिस्टम की मदद से आप हर यूज़र्स के लिए अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसमें प्रिविलेजेस के अकॉर्डिंग जो है वो उसमें कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो मिसयूज़ नहीं होता।
It provides password to all the users to maintain network security. यानी कि जैसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो तमाम यूज़र्स को एक पासवर्ड और यूज़र नेम देता है, जिसकी मदद से आप अपने नेटवर्क सिक्योरिटी को बेहतर बना सकते हैं। प्रोटेक्शन सिस्टम की एग्जांपल विंडोज़ में यहाँ से ले लें, ठीक है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास है। अब मेरे सिस्टम में मैंने एक ही यूज़र बनाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं मज़ीद यूज़र बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे मज़ीद यूज़र जो हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, अब जैसे ये गेस्ट अकाउंट मैंने ऑफ किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू अकाउंट मैं क्रिएट करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसको मैं टाइटल देता हूँ गेस्ट 1 का। अब अगर इसको मैंने स्टैंडर्ड यूज़र चूज़ कर लिया, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड यूज़र कैन यूज़ मोस्ट सॉफ्टवेयर एंड चेंज सिस्टम सेटिंग दैट डू नॉट अफेक्ट अदर यूजर्स आर द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर हैव कंप्लीट एक्सेस टू द कंप्यूटर एंड कैन मेक अ डिजायर्ड चेंजेस बेस्ड ऑन नोटिफिकेशन सेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ये दो टाइप्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्योंकि ये नेटवर्क का ऐसा नहीं है ये कंप्यूटर, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ दो टाइप्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप या स्टैंडर्ड यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और इसकी जो प्रिविलेजेस हैं, जो इजाज़तें हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको राइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लास्ट वन है आपके पास जो आपके पास है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है कमांड इंटरप्रेटर। कहते हैं कि कमांड इंटरप्रेटर इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कमांड इंटरप्रेटर ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा होता है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी मेथड प्रोवाइड करता है यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान। Basically, it is a file in operating system that reads and executes user command enter as text through keyboard। यानी बेसिकली कमांड इंटरप्रेटर जो होता है ये एक फाइल होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद होता है, और इसका काम क्या होता है कि ये उन कमांड्स को रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है जो यूज़र्स ने कीबोर्ड के थ्रू टेक्स्ट की सूरत में इंटर किए हों। जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस द cmd.exe फाइल एज कमांड इंटरप्रेटर। यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो cmd.exe इस फाइल को इस्तेमाल करता है कमांड इंटरप्रेटर के तौर पर। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, यानी कि स्टार्ट बटन पे अगर आप क्लिक करें और सर्च में आप सिर्फ इतना लिख दें cmd, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये आ गया कमांड इंटरप्रेटर, ठीक है। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो उस दिन मैंने आपको बताई थी डास, ठीक है, कि यहाँ पे आप कोई भी कमांड जो है वो लिख के परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि जी फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ dir, तो ये आप देख सकते हैं कि इसने इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर, यानी कि ये जो फोल्डर है खटक, इस फोल्डर के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज थी या जितनी भी फोल्डर्स थे उनकी नेम और उनकी डेट ऑफ क्रिएशन, टाइम ऑफ क्रिएशन, ठीक है, वो सब कुछ डिटेल जो है वो मेरे सामने डिस्प्ले हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपको लेक्चर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस के मुतालिक। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। If you have any questions regarding this topic, please feel free to ask me in WhatsApp group. Thank you. Allah Hafiz. Stay blessed. Stay safe.